अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि सितंबर तो आ गया, तब्दीली कब आएगी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत के लिए सितंबर का महीना यूं तो हमेशा सितंबर साबित हुआ है, लेकिन इस बार सितंबर अपने साथ बहुत सी तब्दीलियां लाने वाला है। 9 सितंबर को सदर आरिफ अलवी के ओहदे की मियाद खत्म हो रही है, तो 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो रहे हैं। अगले चीफ जस्टिस के बारे में सूरत हाल क्लियर है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को इस ओहदे पर फाइज हो जाएंगे, लेकिन सदर के ओहदे से मुतालिक अभी तक सूरत हाल में इबहाम है। कुछ लोग कहते हैं कि 9 सितंबर को सदर आरिफ अलवी घर चले जाएंगे, जबकि कुछ का कहना है कि इलेक्टोरल कॉलेज की गैर मौजूदगी में सदर अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। नाज़रीन, एक आम ख्याल है कि सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ओहदों की मुद्दत खत्म होने के बाद पहले से ही मुश्किलात का शिकार मेरे कप्तान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। सियासी और कानूनी दोनों महाजों पर मेरे कप्तान और उनकी जमात बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। आज सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाली खुसूसी अदालत के जज रुखसत पर होने की वजह से मेरे कप्तान की दरख्वास्त से जमानत की समाअत न हो सकी। मेरे कप्तान की अहलिया बुशरा बीबी ने भी अपनी मुमकिन गिरफ्तारी रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करा के पेश करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट को सेशन जज अटक को हुक्मनामा जारी करना पड़ा। इससे पहले मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद के बाद बरतानवी वकील जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात लेने के ऐलान से यू टर्न लेना पड़ा। मेरे कप्तान की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन आज दो सीनियर कानूनदानों एतजाज अहसन और लतीफ खोसा ने एक और अहम ऐलान किया, जिसमें शायद मेरे कप्तान के लिए उम्मीद की अब कोई किरण मौजूद है। तहरीक तो हमने शुरू कर दी है। जिस तरह से ये जो है 90 दिन से मुतजावज़ कर रहे हैं, हम अभी से इस तहरीक को हम पेशावर से शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिनों के बाद आप देखेंगे कि हम सारे मुल्क में ये मूवमेंट चलाएंगे। नाज़रीन, एतजाज अहसन ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि रिटायरमेंट से कबल वो अपने ओहदे के आखिरी दिनों में कुछ अहम केसेस के फैसले कर जाएं। रह गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिटायर होने, 2-3 ऐसे के मुकदमात हैं जो राइप हो गए, जो सुने जा चुके हैं, जिसमें बहस हो चुकी है। चीफ जस्टिस को अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उनको हमारे हक में फैसला करे, हमारे खिलाफ करे, पर फैसला करके जाए। नाज़रीन, नई वकला तहरीक के ऐलान और सितंबर में आने वाली अहम तब्दीलियों के हवाले से हम 15 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, 8 सितंबर को सदर और 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदों की मुद्दत मुकम्मल हो रही है। वस्त सितंबर के बाद मेरे कप्तान की मुश्किलात में क्या मजीद इजाफा होगा? सवाल नंबर 2, असेंबलियों की गैर मौजूदगी में सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, इसलिए नए सदर का इंतखाब तो मुमकिन नहीं। क्या चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम काम सदर बन जाएंगे या सदर आरिफ अलवी ओहदे पर बरकरार रहेंगे? और क्या इस बात का इम्कान है कि सदर आरिफ अलवी खुद ही सदर का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दें? सवाल नंबर 3, अगस्त 2019 में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ पीडीएम की जमातों ने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। क्या पीडीएम की जमातों के लिए सादिक संजरानी बतौर कायम मकाम सदर काबिल कबूल होंगे? सवाल नंबर 4, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से कई बार तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ की वापसी यकीनी है? सवाल नंबर 5, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के सामने अहम मुकदमात जेर समात हैं। 90 दिन में इंतखाबात के इनेकाद का केस, नैब तरामीम के हवाले से केस, आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात का केस, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस, क्या इन तमाम केसेस का फैसला मौजूदा चीफ जस्टिस ही करेंगे? सवाल नंबर 6, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अगर आला अदलिया 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म देती है तो अदलिया के अहकामात की पासदारी की जाएगी। अगले 12 दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म दे सकते हैं? सवाल नंबर 7, मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में आला अदलिया में तकसीम वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। 16 सितंबर के बाद जजेस के दरमियान पाए जाने वाली तकसीम क्या खत्म हो जाएगी? सवाल नंबर 8, मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में कुछ सियासी जमातों की तरफ से यह तासुर दिया गया कि वो फरीक बन चुके हैं, क्या 16 सितंबर के बाद यह तासुर जायल हो जाएगा? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान की कानूनी मुश्किलात के बारे में कुछ माहिरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के वकला की जल्दबाजी ने मेरे कप्तान की रिहाई खटाई में डाल दी है। क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया? सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान के खिलाफ तोशाखाना केस हो, तौहीन इलेक्शन केस हो या फिर साइफर केस, एक ही केस बेक वक्त मुख्तलिफ अदालतों में लड़ने की हिकमत अमली कौन बना रहा है? क्या अब तक यह हिकमत अमली कारगर साबित हो पाई है? सवाल नंबर 11, तहरीक इंसाफ मेरे कप्तान के लिए बैरून मुल्क वकील मुकर्रर करना चाहती थी, जिसकी खिदमात शदीद तनकीद के बाद वापस कर दी गई। मेरे कप्तान को दरपेश कानूनी इशूज पर तहरीक इंसाफ के फैसले कहां हो रहे हैं और ये फैसले
कौन कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमक्यूएम की तरह तहरीक इंसाफ भी पीटीआई पाकिस्तान और पीटीआई लंदन में तकसीम होने जा रही है? सवाल नंबर 12, लतीफ खोसा और एतजाज अहसन ने नई वकला तहरीक का ऐलान किया है। ये तहरीक किसके खिलाफ चलाई जाएगी? सवाल नंबर 13, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अलग अलग वकला कन्वेंशन हो रहे हैं। क्या वकला की सफ़ों में ये दरार मुस्तकबिल करीब में शुरू होने वाली वकला तहरीक के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा? सवाल नंबर 14, एतजाज अहसन और लतीफ खोसा की वकला तहरीक को इंसाफ लॉयर्स फोरम की हिमायत तो हासिल होगी, लेकिन क्या उनकी तहरीक को पीपल्स लॉयर्स फोरम की हिमायत हासिल होगी? सवाल नंबर 15, मेरे कप्तान सबके साथ बात करने को तैयार है, लेकिन अभी तक पीडीएम जमातों ने इस पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। पीडीएम को मेरे कप्तान के साथ बात करने में आखिर मसला क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून से उनकी सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता साहब आज पैनल में हमारे साथ हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार एजाज सैयद साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंचोता साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि हमें मुतज़ाद किस्म की इतलात मिली, आप कानूनी टीम का हिस्सा हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातें करते हैं। इंतज़ार पंचोता साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने मैंडेट दे दिया है, कह दिया है कि इलेक्शन के हवाले से किसी भी जमात या किसी भी इदारे से बात की जा सकती है, कर लें बात अगर करनी है तो। ऐसा ही है? जरा इसको क्लियर कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल जी, मैं क्लियर करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर साहब, और बाकी सारे दोनों मेहमानों का मैं सलाम करता हूं। इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर खान साहब से कोर कमेटी की तरफ से सवाल रखा गया था, उनसे ये बात पूछी गई कि ये सूरत हाल है कि मुल्क के अंदर डेफिनेटली उनको भी काफ़ी चीज़ें, हर दफ़ा मुलाकात भी होती है और उनको सारी चीज़ों का पता भी होता है कि क्या चल रहा है। वो परेशान भी थे सारी चीज़ों को लेकर के, मुल्क के अंदर क्या पोजीशन है, लोग जो है वो किस तरह मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। बल्कि मैंने कहा कि 8 लाख के करीब लोग बाहर चले गए, उन्होंने करेक्शन किया, उन्होंने कहा नहीं 12 लाख है। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही थी। तो मैंने कहा कि कोर कमेटी आपसे पूछना चाहती है कि क्या हमें इलेक्शन के हवाले से जो है बातचीत करनी चाहिए दीगर जमातों के साथ, जो इस वक्त ये कह रही हैं कि 90 दिन के अंदर जो है आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मैं तो पहले भी इस बात के ऊपर मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इस हवाले से ज़रूर बात होनी चाहिए कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मसला है मुल्क के अंदर जो पोजीशन है, सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम जो है कभी भी नहीं आ सकता। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप बताएं, हर जगह पर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनके फैसले मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फैसलों की जो है वो बेतुकीरी की जा रही है, उनके फैसले जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ठीक है। एक अदालत 4 अप्रैल को छोड़ती है, 7 दफा 3MPU के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, 14 दफा टोटल उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो जो लाकानूनियत है, ये जो लोग गिरफ्तार हैं, जो लोग इस वक्त जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये किसी कानून के अंदर बता दें कि क्या ऐसा कभी जिंदगी में हुआ है कि लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं उनसे पार्टियां छुड़वाने के लिए कि आप इस पार्टी को छोड़ दें, उनको मीडिया के ऊपर बैठाया जाता है कि आप पहले तो वो बंदा गायब होता है और जब वो इस बात पे आ जाता है कि ठीक है मैं तहरीक इंसाफ छोड़ता हूँ, तो वो अचानक बंदा बरामद हो जाता है। तो वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन ही वाहिद हल है और इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन में होना चाहिए। मैं आगे सर पॉइंट आ गया, मैं जरा अज़मा बुखारी साहबा से इस पे जरा पोजीशन ले लूं। अज़मा साहबा, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, खान साहब राजी हैं बातचीत करने के लिए, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है इलेक्शंस के हवाले से। इस पॉजिटिव स्टेप को आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन पीडीएम से अभी तक जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे रिसेप्टिव सिग्नल्स नहीं आ रहे इमरान खान साहब की इस पेशकश के हवाले से। बहुत शुक्रिया मंसूर। किससे बात करें? उस शख्स से बात करें जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान के तशद्दुद के साथ खेल चुका है साइबर की शक्ल में। उस शख्स से बात करें जो वजीर आज़म होते हुए जो है जो तोहफे मिलते हैं उनको जो है उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करा चुका है और उन तोहफों को बेचकर जो है वो कारोबार कर चुका है। उस शख्स से बात करें कि जो 9 मई के जो एक म्यूटनी की कोशिश थी पाकिस्तान की फौज के अंदर, वो करवाने का जो है सरगना है, उससे बात करें। किससे बात करें? क्या इस किस्म के जराइम में मुलव्वस जो आदमी है उससे बात हो सकती है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि यही वो इमरान खान है जो कहता था बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बल्कि अब इनके जो लोग, जो कोर कमेटी के मेंबर्स जो पुराने हैं,
वो बता रहे हैं 3 दफा इमरान खान को मौका दिया गया, 3 दफा जो है उसको पेशकश की गई, बाकायदा जो कमेटी बनी उन्होंने डेट तक जो है वो तय कर ली कि इलेक्शन पाकिस्तान में कब होंगे। इस मौसूफ ने वो इलेक्शन की डेट जो है वो रिजेक्ट कर दी। मैं कता कलामी की माजरत, ये माजी में हो चुका है। अब ये जो थोड़ा पूरा अभी जो आपने सीवी एक बयान किया, बना दिया इमरान खान साहब के हवाले से, जाहिर बात है अगर आप उनसे बात करेंगे या पीटीआई के किसी रहनुमा से बात करेंगे, वो आपका सीवी इस तरह खोल के रख देंगे कि जनाब नून लीग ये करती रही, वो करती रही, सब कुछ होती रही। मुज़ाकरात होते हैं, डेडलॉक आते हैं, मुज़ाकरात का सिलसिला टूटता है, लेकिन यू ऑलवेज कम बैक ऑन द टेबल एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो अभी अगर आपके पास एक मौका है कि ये जो एक हिजान की कैफियत बरपा है पूरे मुल्क में, अगर उसका छुटकारा उससे हासिल किया जा सकता है, इसको तो पॉजिटिवली लेना चाहिए। कोई हिजान की कैफियत नहीं है। कौन से हिजान की कैफियत आपको नजर आ रही है? अच्छा, इमरान खान ने जो किया है वो उसकी सजा भुगत रहा है, मजीद जो है उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी टेबल पे बैठना पड़ता है, हम सियासी लोगों के साथ बिल्कुल टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं, बैठे भी, जब तक ये सियासी थे तब तक बैठे। लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा, इनका मकसद कतई तौर पर इलेक्शन लेना था ही नहीं। इनका मकसद 9 मई कराना था, 9 मई जैसे वाकयात कराने थे। इतनी मेहनत है तो हमारी सीवी कैसे आपने कह दिया कि हमारी सीवी वो बन जाएगी? क्यों? हम में से किसी ने 9 मई किया हुआ है क्या? हमारे प्राइम मिनिस्टर 3 दफा नवाज शरीफ साहब रहे हैं, 1 दफा शहबाज साहब रहे हैं। क्या किसी ने जो है वो साइफर की तरह की कोई ड्रामा स्टोरी जो है उसके साथ पाकिस्तान के साथ खेला है? क्या किसी ने जो है वो हीरो के कारोबार किए हैं? उनकी बेगमात ने हीरो के कारोबार किए हैं? कमाल बात करते हैं। ये सीवी एक्सक्लूसिव इमरान खान के लिए है और ये उसी का सीवी, और अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई सीवी जो है वो आगे कभी पाकिस्तान के किसी लीडर का कभी हो। मुझे इजाजत दीजिएगा। तो सियासी लोगों से बिल्कुल बात करने के लिए तैयार होते हैं, हम बात करते भी रहे, लेकिन ये शख्स 9 मई के जो है वो काम करना चाहता था, बगावत कराना चाहता था। इसका टोटल फोकस जो है वो आर्मी चीफ के खिलाफ एक कैंपेन था, पहले बाजवा साहब, उसके बाद आसिम मुनीर, और फिर उसके बाद जो है वो जो इतनी मेहनत की, लोगों की जो है ज़हन साजी की, लोगों को तशद्दुद पे उकसाया, इश्ताल पे उकसाया, वो आपने नहीं देख लिया। अगर आपको लगता है कि मैं आता हूं जी, मैं आ रहा हूं जी, मैं वापस आता हूं, जो है ऑप्शन दे। ठीक है एजाज सैयद साहब, ये जब से ये खबर सामने आई और पंचोता साहब ने ये एक्चुअली मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया था कि खान साहब ने ये पैगाम दिया है, अब इसको मतलब जाहिर बात है जो उनके मुखालिफिन हैं वो इसको एक साइन ऑफ वीकनेस के तौर पे ले रहे हैं कि जनाब देखा इमरान खान साहब के हौसले ना पस्त होना शुरू हो गए हैं जेल के अंदर और इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो ही इज टेकिंग अ स्टेप ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू जो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं। जाहिर बात है अजमा साहब का कहना कौन सी हिजान की सूरत हाल, कोई ऐसी हिजान की सूरत हाल नहीं है। लेकिन मैं इसको क्यों हिजान की सूरत हाल कह रहा हूं कि जब आपके मुल्क के आर्मी चीफ को जाके बिजनेसमैनों से मिलना पड़ता है, आपकी इकॉनमी टैंक कर रही है, आपकी डॉलर का रेट जो है आज ओपन मार्केट में 333-334 के ऊपर पहुंच गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब है देयर इज अ पैनिक गोइंग ऑन। आपके ख्याल में पीडीएम की जानिब से, नून लीग की जानिब से जो दलाइल दिए जा रहे हैं इनमें वजन है या ये इनकी जानिब से गलती की जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका मंसूर। पहली बात तो यह है कि पीडीएम एग्जिस्ट नहीं करती, इत्तेहादी जमातें ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं। आपको याद होगा कि जब इत्तेहादी जमातों की हुकूमत आई थी उससे पहले पीडीएम टूट चुकी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी, अवामी नेशनल पार्टी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पीडीएम एग्जिस्ट करती है। इत्तेहादी जमातों की एक हुकूमत ज़रूर आई थी। और अभी सूरत हाल ये है मंसूर भाई कि ये जो इमरान खान साहब की तरफ से पंजोता साहब को इजाज़त दी गई है, इनकी पार्टी पंजोता साहब के ज़रिए इनकी पार्टी को इजाज़त दी गई है कि बाकी पार्टियों से बात करें, तो वो जो इजाज़त है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए नहीं है। देखिए जो मेन जो बैटल ग्राउंड है वो पंजाब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मुस्लिम लीग नून है ये इस बैटल ग्राउंड के दो बड़े मुतहारब खिलाड़ी हैं। ये दोनं ही आपस में लड़ेंगे पंजाब के अंदर। जो सिंध है आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को जो इत्तेहादी हुकूमत का जो के इल्ज़ामात जो लग रहे हैं इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर या उसकी इनएबिलिटीज़ या नालायकियाँ जो सामने आ रही हैं, तो पीपल्स पार्टी अपने आप को परे कर रही है। पीपल्स पार्टी ने साइन किए थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नए सेंसस के तहत इंतखाबात कराने पर साइन किए थे और बाद में पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं जी हमें तो नहीं पता था कि ये हल्का बंदियाँ भी करवाएंगे। फिर अभी चीनी का जो बहरान आया तो पीपल्स पार्टी फिर तनकीद मुस्लिम लीग नून के ऊपर करी और मुस्लिम लीग नून वाले तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। हकीकत ये है कि चुपके चुपके चोरी चोरी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और उसकी एक दूसरी बड़ी एग्जाम्पल मंसूर भाई ये है
कि जो आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोर कमेटी है उसका इजलास हुआ था, उसमें चौधरी एतजाज़ अहसन भी गए थे और मौला बख्श चांडियो जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े ज़िम्मेदार और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए। उन्होंने चौधरी एतजाज़ अहसन पर तनकीद की कि ये इमरान खान की हिमायत करते हैं, ये तहरीक इंसाफ की हिमायत करते हैं, ये हैं पीपल्स पार्टी के। तो इस पर बिलावल ने बड़ा अहम जुमला कहा। उन्होंने कहा जी इस पर अगर ये इमरान खान का केस लड़ते हैं या इमरान खान की थोड़ी सी हिमायत करते हैं, तो बिलावल ने कहा था कि मुझे तो इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये बात जो है ना बड़ी अहम है, ये बात उस तरह से बाहर नहीं निकली, लेकिन असल बात यह है कि आपको पता हो कि जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चलाई गई थी जो कि लीड पीपल्स पार्टी की ही थी, तो उस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जब हतमी अमल दरामद होने लगा था तो एक मौका पर जो इमरान खान है वो आसफ अली जरदारी से भी बात करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन एट दैट टाइम पानी बहुत सारा पुलों के नीचे से गुजर चुका था, इसलिए जरदारी साहब ने बात नहीं की। अभी सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आपस में इशारे कनाए हो रहे हैं, तो आगे चल के शायद टेबल पे भी में बातें हो रही हैं। चले इसको अगर आसान अल्फाज में कहें कि अखियों में बातें हो रही है। पंचोता साहब ये जरा क्लियर कीजिएगा, ये आंखों जी बोले आंखों, वो कहते हैं कि वो कहते हैं आंखों में कुछ किनाए थे और कुछ इशारात बातों में। आपकी बात बातों में कट गई रात बातों में। ठीक अच्छा, ये पंचोता साहब आप जरा क्लैरिटी दीजिए। एजाज साहब कह रहे हैं नून लीग के लिए ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। वो जिस तरह फोन पे आप करें ना तो वो वहां पे खातून की आवाज आती है कि आपके पास मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो आपकी गुफ्तगू हुई है खान साहब से, तो ये नून लीग के लिए मतलूबा सहूलत मुयस्सर है या नहीं है? और पीपल्स पार्टी के बारे में जो एजाज साहब कह रहे हैं, तो क्या बल्ले के दिल में भी तीर धड़कने लगा है या क्या सूरत हाल है? नहीं, बात ये नहीं है कि कोई आगे हुकूमत जाकर इकट्ठी बनाना या बैठने वाली बात है। सिंपली जब पार्टी की तरफ से पैगाम गया कि 90 डेज इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके ऊपर आप अपना व्यू दें कि क्या हम करें बात, क्योंकि जो वज़ीर आज़म है उनको भी खत लिखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो उसी मद में ये दोबारा पूछा गया और खान साहब की तरफ से ये नहीं था कि मुझे बाहर निकालो या मुझे जो है वो केसेस से लेकर बाहर जाओ। उनका इलेक्शन की हद तक ओपिनियन थी। उन्होंने कोई इस तरह से नहीं कहा था कि मेरी जो है बस, बल्कि उन्होंने तो वाज़ेह कहा है कि मैं सेल के अंदर एडजस्ट हो चुका हूँ। और 2-3 दफ़ा ये उन्होंने बात की कि मैं बड़ा मेरा टाइम जो है वो मसरूफ गुजरता है, मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ और सारा जी। अच्छा, वैसे पंचोता साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम के शुरू होने से सिर्फ चंद मिनट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एलामिया जारी हुआ है। मैं जरा थोड़ा सा चाहूंगा आप इस पर भी कॉमेंट कीजिए। इसमें पूरा लिखा गया है जनाब, साइफर मामले में इमरान खान को अदल से महरूम करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी के इजलास में के एलामिया में कहा है साइफर मामले में इमरान खान को अदल से महरूम करने की कोशिश हो रही है। उसने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत के मामले को मुसलसल ताखीर की नजर किए जाने पर नहायत गम और गुस्से का इजहार किया है। बयान के मुताबिक खुसूसी जज की हफ्ता भर की रुखसत के बाद ड्यूटी जज की तरफ से चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत की समात से गुरेज बायसे तशवीश करार है। सर, ये इस किस्म के एलामिया क्यों आ रहे हैं? मतलब आपको पता है कानूनी मामलात है, रूटीन के मामलात हैं, और ये भी कहने वाले कह रहे हैं कि असल प्रॉब्लम तो आपकी कानूनी टीम में है। किसी ने जाके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक वो एप्लीकेशन दे दी जिसकी वजह से नीचे इस स्पेशल कोर्ट के अंदर जमानत का मामला जो है वो रुक गया। देखिए, दो चीजें हैं जी। जब लास्ट डेट थी, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक चीज आपको ठीक बताऊंगा, उसके अंदर कोई गलत बयानी नहीं होगी। पेश हुए एक पिटीशन हमारी इस बात हाईकोर्ट के अंदर दायर थी, वो दायर इस हवाले से थी कि जो नोटिफिकेशन किया जज साहब के हवाले से और जो वहाँ पर ट्रांसफर की गई अटक जेल के अंदर, उसको बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के अंदर चैलेंज किया कि वो नोटिफिकेशन सेट असाइड किया जाए। अच्छा, 29 तारीख को ये एप्लीकेशन हुई। 30 तारीख को हमने एक एप्लीकेशन सेम जो है नौयत की मस्जिद जज हैं जिनके पास ये समात हो रही थी, अब्दुल हसनाद साहब, उनके पास दे दी। तो वहाँ पर जब अगली डेट आई, जिस डेट के ऊपर समात होने की 2 तारीख के लिए, 2 तारीख को उन्होंने कहा कि आप जो है पोस्ट एस बेल के ऊपर जो है वो आर्गूमेंट्स नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो है हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि ना तो ऊपर कुछ स्टे है उन दरखास्तों के ऊपर या और कानूनी तौर पर वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का अलग मामला है। बेल की हद तक जो है रुकावट नहीं थी कानूनी तौर पर कि उसके ऊपर आर्गूमेंट्स ना होते। पहली बात होगी जी। दूसरी बात
के एक पूरे हफ्ते के लिए जो है वो चले गए हैं। अब ठीक है, हमें लगा कि एक दिन के लिए गए हैं, ठीक है, पूरे हफ्ते के लिए चले गए हैं, लेकिन कभी पूरे पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं है कि अगर एक जज अवेलेबल नहीं होगा तो उसका ड्यूटी जज जो है वो उसका नोटिफिकेशन नहीं होगा। यानी कि जब एक जज छुट्टी पे जाता है तो ड्यूटी जज लाजमी होता है, छुट्टियों के अंदर भी इतवार वाले दिन भी मौजूद होता है ड्यूटी जज। हाँ। तो ऐसा हुआ कि हम लेकर जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं जवाद साहब, उनके पास गए और दरखास्त दी कि जनाब आप जो है ये बेल सुने, क्योंकि आप यहाँ पर हेड कर रहे हैं और ड्यूटी जज हैं। उन्होंने कहा जी मैं इस कम्प्लेक्स की 24 जो अदालतें हैं उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ना कि मैं इस कोर्ट की हद तक मेरे पास कोई पावर है। वो कैसे नहीं है जी? अब लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन किया, नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने वाज़ेह साफ लिखना था कि अगर जज साहब छुट्टी पे होंगे, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मैंने एक साल, मुझे मैंने आगे चलना है, साहब बात लंबी हो जाएगी। मुझे सिर्फ ये बताइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशंस फाइल हुई हैं वो पूरी कानूनी टीम को ऑन बोर्ड लेके हुई थी? आप ऑन रिकॉर्ड बता सकते हैं ये बात? देखिए, बात ये है कि कानूनी टीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन है, जो उस दिन भी बात चल रही थी कि वो अलग से पिटीशन होगी। इसके अंदर देखें टोटल खान साहब के 200 के करीब केसेस हैं, 20 से ज्यादा लीगल टीम है जिसमें मुख्तलिफ मेंबर्स हैं। साइफर वाली जो है वो मामले के ऊपर शेरवजल मरवत साहब से खान साहब ने खुद कहा था कि आपने साइफर वाला मामला देखना है। उन्होंने जब वो सारा हमें पता चला 29 तारीख को कि ये इस तरह से जो है गिरफ्तारी जो है वो उन्होंने डाल दी और रिमांड भी ले लिया, तो उन्होंने पिटीशन अलग से फाइल कर दी। हमारे वो यानी कि सलमान सफ्तर ने जो जाकर दरखास्त दी, उनको नहीं पता था कि वहां पर दरखास्त दायर होगी। तो हमारा आपस का मामला है कि हम वो विड्रॉ करें या तो यानी आप कंफर्म कर रहे हैं ना, बेल पेंडिंग नहीं नईम साहब, आप फिर कंफर्म कर रहे हैं ना कि सलमान सफ्दर साहब को पता ही नहीं था? ये कानूनी टीम की फिर नकाइस है ना कि आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी, कि एक वकील को पता ही नहीं कि आप दूसरे वकील क्या कर रहे हैं। यही हुआ है ना फिर? देखिए नहीं, देखें बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लतीफ खोसा साहब एक अलग दरखास्त देते हैं और मैं एक अलग दरखास्त देता हूँ, या कोई जो है काजी साहब हैं वो अलग दरखास्त देते हैं, हर वकील का अपना अंदाज होता है बात करने का। कोई एक चैम्बर सारे नहीं है, अलग सबके चैम्बर है, कोई किसी के साथ किसी की एफिलिएशन है या नहीं, लेकिन केसेस की हद तक हमने एंगेज किया हुआ है, तो उस वजह से वो हर बंदा अपना रखता है। उसके अंदर ये नहीं है कि एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर खोसा साहब भी हैं तो उनसे पूछे बगैर किया। अज़मा साहिबा, ये जो कुछ अभी पंचोता साहब ने बताया है, इसके अलावा भी आज बड़ा एक एम्बैरसिंग डे था मेरे ख्याल में इंतजामिया के लिए भी, कि जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट के जज की जानिब से कहा गया परवेज लाई साहब की गिरफ्तारी को लेके कि जनाब मैंने ऑर्डर दिए हैं, मैंने कहा है कि इनको घर जाने दें, तो यहाँ से इस्लामाबाद की पुलिस आती है और इनको इस तरह उठा के ले जाती है। और MPO के तहत, मतलब परवेज लाई साहब के ऊपर MPO लग रहा है। परवेज लाई साहब ने आज तक कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम, कभी उनको पत्थर फेंकते हुए आपने नहीं देखा होगा, कोई शीशा तोड़ते हुए आपने नहीं देखा होगा, उनको भी MPO के अंदर गिरफ्तार करके जो है वो अटक जेल मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज बड़ी खफगी का इजहार किया गया। इस तरह की बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं इस पूरे जुडिशल प्रोसेस के हवाले से, कि PTI के हवाले से। फिर दूसरी जगह आप लोग कहते हैं कि जनाब अदालतों के लाडले हैं, ये लाडलापन है जो कुछ हो रहा है इनके साथ। और इसको क्या कह सकते हैं, बहुत माइल्ड वर्ड है लाडलापन जो इस्तेमाल करते हैं हम। अदरवाइज जो इनको जो है वो इनकी जमानत एक दिन जो है एडजर्न हो जाए तो आप देख रहे हैं कि एक आसमान सर पे उठा लेते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी 1.5 साल जो है वो बेल एप्लीकेशंस फिक्स ही नहीं होती थी। ये इतने माशाल्लाह जो है वो खुशकिस्मत लोग हैं इमरान खान और उनके वकील, कि वो चीफ साहब के चैम्बर में जाते हैं और फौरी तौर पर हुक्म लेके आते हैं कि फिक्स भी कर दो, बेंच भी बन जाता है, जो है उसको बेंच बैठ भी जाता है और फिर रिलीज भी मिल जाता है। अब जहां तक परवेज इलाही साहब की बात है, देखिए हर बंदे का मुख्तलिफ काम होता है ना एक काम के अंदर। परवेज इलाही साहब जो है वो ठीक है पत्थर नहीं मारते होंगे, लेकिन परवेज इलाही साहब खासे शर्पसंद आदमी है और हम तो उनको बहुत अरसे से देख भी रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। और जितने बड़े फिरौन, वो पंजाब की पहले स्पीकर की कुर्सी के ऊपर और उसके बाद जितने वो CM बन के फिरौन थे, वो अल्लाह जो है वो आप इसलिए उनको वज़ारत आला की कुर्सी ऑफर कर रहे थे। मुझे बात तो पूरी करने देना, मुझे बात तो पूरी करने दे। आज जो जज साहब जो है उन्होंने अपने पहले वो ऑर्डर देखे ना, ऑर्डर ये है कि आप जो है वो सारी पूरी जो लाहौर की इंतजामिया है पुलिस की, वो सारी बाजमात प्रोटोकॉल में परवेज लाई को घर छोड़ के आए। वो परवेज लाई जिनके ऊपर किक्स बैक्स के इल्जामात है, वो परवेज लाई जिनके बारे में उनका अपना फ्रंटमैन मोहम्मद खान भट्टी जो है वो स्टेटमेंट दे चुका है, उनका अपना एक और मुबैना फ्रंटमैन कोई परवेज है, उसके स्टेटमेंट्स जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं खुद कैश ला के इनको दिया करता था। फिर उनको अभी वो उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन उनको रिमांड के लिए मांगा जाता है, केस खत्म कर देते हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है। मंसूर साहब इमरान खान का रिमांड तोड़ के उसको पुलिस क्लब में पार्टी करने के लिए भेज देते हैं।
जो यास्मीन राशिद है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे पेश होती है, उनसे कहा जाता है कि जी हमें इनका रिमांड हमने फोरेंसिक जो है वो करानी है, ऑडियो की और वीडियोस की, उनका जो है वो केस डिस्चार्ज कर दिया जाता है। परवेज लाई साहब जो है उनको जो है उनके लिए रिमांड मांगा जाता है, उनका केस ही खत्म कर देते हैं बगैर सबूतों को देखे हुए, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको शामिल करवाए हुए। और ये जो जज साहब है आज इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा रास्ते में आके जो है वो लोग ले गए। उन्होंने कहा क्यों आप लोगों ने जो है वो जीरो ट्रैफिक नहीं की थी? मतलब परवेज लाई जिसको इमरान खान पंजाब का डाकू कहा करते थे, उस परवेज लाई जिसके ऊपर बड़े बड़े किकबैक्स के इल्जाम हैं, उनके लिए ट्रैफिक बंद होनी चाहिए थी, सिग्नल फ्री होना चाहिए था और उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ आ गया पॉइंट आ गया आपका। मेरा सिर्फ वो घर पहुंचाना चाहिए था। ये कमाल हो रहा है ये हाँ ना में जरा जवाब दे दीजिएगा, मैंने आगे भी जाना है। ये उसी परवेज लाई की बात कर रहे हैं ना जिनके घर आप लोग गए थे उनको वजीर आला बनाने के लिए, ये वही वाले परवेज लाई हैं? जी वही, बिल्कुल वही परवेज लाई है। क्योंकि हमने डाकू नहीं कहा, इमरान खान क्या करता था उनको डाकू। लेकिन अभी जो थोड़े आपने पूरे इल्जामात की जो लिस्ट दी, समझती हूँ वो कल भी डाकू थे, वो आज भी डाकू है। पंजाब असेंबली की अभी तो बिल्डिंग के मामला अज़मा साहिबा इस तरह की देखें, अज़मा साहिबा इस तरह की स्टेटमेंट्स मत दें। इमरान खान साहब की भी इसी तरह स्टेटमेंट जो देखें, इमरान खान साहब की भी इसी तरह स्टेटमेंट्स जो है ना आज बार बार हम लोग जब माजी से निकाल के लेकर आते हैं फिर दिखा देते हैं। कल को पता लगे आपको इसी परवेज लाई के साथ दोबारा इत्तेहाद करना पड़ गया ना। आज आपके इस प्रोग्राम का ये क्लिप निकल आना है कि लो जी अज़मा साहिबा ने क्या कहा था परवेज लाई को। देखो मेरी एक राय है मंसूर, जब इत्तेहाद हो रहा था मैं तब भी क्रिटिक थी, मैं तब भी कहती थी ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप तब भी उसके खिलाफ थे? मेरी राय है। अच्छा चलो ठीक है, आपकी राय है, आपकी राय। मुझे पता था ये धोखेबाज आदमी है। मुझे पता था कि ये मोना सिलाई के साथ मिलके जो है पीठ में छुरा घोंपेगा और वो हो गया। ये प्रोड्यूसर साहब अज़मा साहिबा की ना ये सारी गुफ्तगू जरा रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा ताकि कल को रिकॉर्ड ही होती है, रिकॉर्ड ही कर रहे हो इस वक्त और क्या कर रहे हो। अच्छा ठीक, मैं नाज़रीन एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद अज़मा साहिबा ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, लेकिन एक और मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है सदर आरिफ अलवी के हवाले से। बताया गया है कि बड़ी एक अहम मुलाकात उनकी हुई है, रिपोर्ट किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी कि मुल्क के आर्मी चीफ की उनके साथ मुलाकात हुई है और क्या चीज़ें तय हुई हैं। एजाज सैयद साहब के पास क्या खबर है और क्या आने वाले 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। और एक अहम तैनाती, उसके बारे में बात करेंगे। ये चीफ जस्टिस की तैनाती नहीं है, ये सदर के हवाले से नहीं है, ये एक तीसरा अहम एक तैनाती है जिसके बारे में हमने बात करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा कुछ तैनातियों के हवाले से बात करें। सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है, इस हवाले से एक नए चीफ जस्टिस, मौजूदा सदर की मियाद ख़त्म होने जा रही है और एक तीसरी तैनाती जो आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिस्कस हुई। एजाज सैयद एक ऐसे शरारती इंसान है जिनके पास अक्सर इस हवाले से खबरें बहुत मौजूद होती हैं, उनसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लेते हैं। एजाज साहब, DGISI के हवाले से कामरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जनाब DGISI को एक्सटेंशन 1 साल की दी जा रही है, लेकिन चंद सहाफ़ी जो हैं वो इससे मुतज़ाद खबरें देते हैं। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, नए DGISI आएंगे। अब आपके पास क्या खबर है, अपनी शरारत का आगाज़ कीजिए। मंसूर, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया ये बात कह के, ये पूछ के। बात ये है मंसूर के जो DGISI है नदीम अंजम, उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है, आपको पता है। मेरी इतलात के मुताबिक जो हाईएस्ट ऑफिस है जिसने ये तैनाती करनी है, जिनकी रिकमेंडेशन पे ये करनी है, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऐसी कोई बात अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक नहीं पहुंची। लेकिन ज़ाहिर है ये तैनाती या अगर एक्सटेंशन होनी है तो उसकी असल डिसीजन वो आर्मी चीफ़ ने करना है। मेरी इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ़ के पास एक मुख्तलिफ राय आई है। वो राय ये है कि इस वक्त जो डोमेस्टिक और रीजनल लैंडस्केप बना हुआ है, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक जो लैंडस्केप बना हुआ है, उसमें बाज़ ऐसे प्रोजेक्ट्स खोले गए हैं जिनको हतमी नतीजे पे पहुंचाना चाहिए। तो जो हमारे ज़राए हैं, जो शोरली सिविलियन ज़राए हैं, वो बताते हैं कि एक ओपिनियन आई है तोसी की। अब ज़ाहिर है ये आर्मी चीफ़ का इस्तेकाक है कि वो रिकमेंड करते हैं आगे प्राइम मिनिस्टर को 1 साल की एक्सटेंशन की रिकमेंडेशन करनी है उन्होंने या नहीं करनी, ये अभी फ़ैसला वो ख़ुद करेंगे। अभी तक ग्राउंड के ऊपर इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं है, लेकिन ये हमें ज़रूर पता चला है कि आर्मी चीफ़ को कोई राय इस तरह की आई है और ये राय फ़ौजी और अस्करी हुकाम की तरफ से भी आई है और हमारी इतलात के मुताबिक एक अहम सियासी शख्सियत उसकी तरफ से भी ये राय दी गई है। वैसे ही सिर्फ पूछ रहा हूँ, ये कहीं सहाफ़ती ज़राए से भी तो कहीं ये राय तो नहीं आ गई?
नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि सहाफ़ती ज़राए से ये आई है बात, क्योंकि मुझे होता है ना कभी कभार माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर चंद सहाफ़ी भी इतने तगड़े हो गए हैं कि वो भी अहम तैनातियों के हवाले से राय देने के लिए पहुंच जाते हैं कि जनाब हमारी भी सुने। जी बिल्कुल, ये बड़ी बदकिस्मती है कि सहाफ़ी भी पहुंच जाते हैं और वो फौजी हुकाम के पास भी पहुंच जाते हैं और हुकूमती जो ओहदेदार हैं उनके पास भी मुशीर बन के चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी इतलात के मुताबिक तो एक अहम सियासी जो शख्सियत है उसने भी एक राय दी है। अच्छा। जो कि ज़ाहिर है फैसला ज़ाहिर है आर्मी चीफ करेंगे इस पर। अब वैसे एक और सवाल, ये प्राइम मिनिस्टर से अभी कुछ देर पहले चंद फॉरेन जर्नलिस्ट वहाँ पे मिले हैं और वहाँ से जो खबर आई है उनसे एक्चुअली ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से किया गया तो कि जी क्या नए DG ISI आने लगे हैं, क्या उनको एक्सटेंशन दी जा रही है? तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कमेंट करने से ज़रा गुरेज किया। उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई कमेंट करना चाहिए। पंचोता साहब, आरिफ अलवी साहब के हवाले से ज़ाहिर बात है आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पार्टी से बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं आपके। आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की और अब तो मतलब 2-3 मुख्तलिफ ज़राए से बात जो है रिपोर्ट हो चुकी है। तो आरिफ अलवी साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो अनकरीब डेट का ऐलान करने जा रहे हैं 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस के हवाले से। तो इस हवाले से कोई खबर आई है, कोई इमरान खान साहब की जानिब से कोई हिदायत आरिफ अलवी साहब के लिए कि जनाब आप डेट का ऐलान कर देंगे, या आपकी पार्टी की जानिब से कोई हिदायत कि जी डेट का ऐलान कर दिया जाए अगले 90 दिन के हवाले से? देखिए, बात यह है जी कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई इस तरह की ना उनको मैसेज गया ना हमारी तरफ से गया है। जब आइन वाज़ह है, आइन के अंदर जो आर्टिकल 48 सबसेक्शन 5 है वो वाज़ह कहता है कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन जो सदर पाकिस्तान है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। तो उसके मुताबिक तो उन्होंने ही करनी है और जो इलेक्शन एक्ट है वो बाद में है और आइन जो है सुप्रीम है। तो आइन को आपने देखना है क्योंकि आइन के मुताबिक जब 90 डेज का टाइम है, जब भी असम्बली जो सदर साहब हैं वो डिसॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो डेट देंगे। तो उसके ऊपर तो आइन के मुताबिक होना चाहिए। मैं जरा एक पंचोता साहब 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, एजाज साहब कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। जी एजाज, गो हेड। जी मंसूर, मैंने अभी नईम पंचोता साहब की बात सुनी है। पहली बात तो ये है कि नईम पंचोता साहब हो गए और शेर अफजल मरवत साहब हो गए। इमरान खान साहब की जो टीम है उसमें ये दोनों फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। मैं कभी इन्हें मिला भी नहीं हुआ, मुझे याद भी नहीं मैं कभी मिला हूँ इन्हें, लेकिन फ्रैंकली ये बिल्कुल वो लाइन लेते हैं जो कि इमरान खान जो इनके क्लाइंट हैं उनके मुताबिक और आइन और कानून के मुताबिक लाइन ले रहे हैं इमरान खान की हिदायत के मुताबिक। लेकिन थोड़ी सी मैं मालूमात दे दूँ कि जो सदर आरिफ अलवी हैं वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकातें हुई हैं इस्टेब्लिशमेंट के 2 टॉप के लोगों की, और सदर आरिफ अलवी एक ख़त लिखना चाह रहे थे और मेरी इतलात के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने वो ख़त लिख के तैयार किया हुआ है। उसके ऊपर डेट लगानी थी परसों की, वो डेट नहीं लगाई। मेरे ख्याल में उनको मशवरा दिया गया कि कोई 10 दिन ठहर जाएं, शायद किसी की रिटायरमेंट का इंतज़ार है तो वो ख़त लिखेंगे। लेकिन उन्होंने जो बात उन्हें कही है वो भी सुन रहे हैं और दूसरी तरफ PTI के साथ भी चल रहे हैं। तो ठीक है, नईम पंचोता साहब मैं इनका बहुत रिगार्ड करता हूँ, इनका और इनके वो शेर अफजल साहब हैं, मैं देखता हूँ इनको कि बड़ी ज़रूरत से ये केसेस भी लड़ रहे हैं और फिर मीडिया पे आके अपने डिफेंड भी कर रहे हैं अपने लीडर का या अपने क्लाइंट का। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इनकी नेक नीति को मैं जज नहीं करता हूँ, बिल्कुल ये नेक नीयत होंगे, लेकिन मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि आरिफ अलवी साहब वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंत के साथ भी खेल रहे हैं। ये ख़त गालबन किसी अदालती शख्सियत के लिए था। अच्छा। मेरे पास हतमी मालूमात नहीं है, लेकिन मैं गालबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। गालबन उन्होंने किसी अदालती शख्सियत को ख़त लिखना था, वो ख़त ज़रूर लिखेंगे, लेकिन उनको मेरे ख्याल में मशवरा दिया गया है कि अभी ऐसा ना करें क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी शायद अनाउंस करने जा रहे हैं, इसी हफ्ते डेट का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो वो जो सदर साहब हैं वो दोनों तरफ की सुन रहे हैं, यानी कि वो पार्टी को भी साथ रखना चाह रहे हैं और वो मैं पूछ लेता हूं पंचोता साहब, यूज नहीं करना चाह रहे हैं। पंचोता साहब, ये एजाज, मैंने कहा ना एजाज साहब की आदत है शरारत करने की, तो वो कह रहे हैं उनको आपकी नीयत के ऊपर कोई शक नहीं है, आपके हवाले से वो बड़ा सेटिस्फाइड हैं। आपको आरिफ अलवी साहब की नीयत पे कोई शक तो नहीं है? आपको भी पूरा एतबार है उनके ऊपर? जी नहीं, कोई बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई शक है। बात यह है कि सदर पाकिस्तान का जो होता है तो होता है, वो कोई सियासी नहीं होता। सदर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल गैर मुतसब और गैर जानबदार जो है वो होता है, और उसके ऊपर वाज़िया तौर पर उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला करना है, ना कि उसमें मेरी विश होगी या किसी और बंदे की होगी या मेरे भाई की होगी।
हाँ, इतलात की हद तक अगर इनको कोई नहीं, लेकिन वो पंचोता साहब जब आर्मी चीफ की तैनाती थी तो फिर उस वक्त सदर साहब इधर जमान पाक क्या करने आए थे? किस तरह से जी? वो जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी उस हवाले से, अब आरिफ आप कह रहे हैं ना गैर सियासी होता है, गैर जानिबदार होता है, तो उस वक्त जमान पाक करने क्या आए थे फिर? देखें, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो किसी जगह पर अगर आए या चेयरमैन पीटीआई से मिलें या नवाज शरीफ से मिलें या आर्मी चीफ से मिलें। अगर इस तरह से किसी पे पाबंदी है तो आप बताएं। नहीं तो वो आपका मतलब है कि वो मुलाकात आर्मी चीफ से मुतल्लिक नहीं थी, एक गैर सियासी मुलाकात थी। देखें, वो मुलाकात का मैं तो उस मुलाकात में था नहीं, जो आरिफ अलवी साहब खुद जवाब दे सकते हैं कि वो किस मुतल्लिक मुलाकात थी। अच्छा, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल क्लियर होगी मुझे चीज़ें। वैसे अज़मा साहिबा, ये अगर इस तरह हो जाता है और मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ शायद एक वाहिद जमात है जो इस वक्त लग रही है जो 90 दिन में इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती, और आप कहते हैं कि जी बेशक आगे चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि बाकी दीगर तकरीबन तमाम जमातें इस लाइन के ऊपर हैं। पीपल्स पार्टी, और थोड़ी देर पहले एजाज ने जो बात की है मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं। बड़ा अजीब किस्म का सिनेरियो उन्होंने बिल्डअप कर दिया। ये आपके लिए परेशान को नहीं है? नहीं, तो ये पहले भी तो हो चुका है, आपको पता नहीं है। इन सब ने मिल के जो है वो सरानी साहब को और सलीम माडवी वाला को जो है वो सेनेट के अंदर वोट डाल के जो है वो इलेक्ट किया था। तो ये प्यार पुरानी मोहब्बतें हैं उनकी, और अच्छा है ये इकट्ठे हो जाएं तो हमारे लिए जरा और आसानी हो जाएगी। लेकिन एक दो बातें जो है वो जरूर मुझे करनी है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। वो जो सदर जो पाकिस्तान है, जो बड़े गैर मुतासिब हैं, गैर सियासी हैं, वो पहले उनका जो चेयरमैन है उसने कहा था हम आर्मी चीफ की समरी पर भी खेलेंगे, और जब समरी मूव हुई तो समरी उठाकर, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी अहम जो समरी है उसको उठाकर ला सकते हैं? फिर आपको याद है फवाद चौधरी ने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा हम प्रेस रिलीज जारी करेंगे। दस्तखत करने के बारे में उसने तब भी नहीं कहा था, लेकिन सदर अलवी साहब ने अच्छे बच्चों की तरह जाकर जो है वो दस्तखत कर दिए थे। ये वही गैर सियासी सदर ममलिकत है जिन्हें जो नेशनल असम्बली है वो वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान, जिसके खिलाफ तरीके बात पेश हो चुकी थी, उसके कहने पर तोड़ दी थी। ये वही गैर सियासी जो है वो सदर ममलिकत है जिसने इस वक्त जो आने वाली चीज जैसे ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइजा के खिलाफ जो है वो रेफरेंस बगैर अपना माइंड यूज किए, जो उनको एक ही काम दिया जाता है कि खुदा के वास्ते अपना माइंड यूज कर लें और जो है वो कानून के ऊपर जो है उसके मुताबिक चलें। वो ना माइंड यूज करते हैं ना उनको जो है वो उसके मुताबिक चलते हैं। अब नई जो 13 समरियां वो भेज देते हैं लिख के कि मुझे ये ऑब्जेक्शन है, 2 समरियां जो है उसके ऊपर वो गजनी बन जाते हैं, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं ये समरियां जो है मैंने मुंह जुबानी कह दिया था कि इसको जो है वो वापस भेज दें। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब इतना तो एजाज दुरुस्त कह रहे हैं, मैं एजाज की बात से मुत्तफिक हूँ कि मौसूफ जो है वो दोनों तरफ खेल रहे हैं और वो दीन और दुनिया दोनों रखना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो 2 कश्तियों के मुसाफिर होते हैं वो बीच में ही डूब जाते होते हैं। वैसे हमने तो ये देखा। ठीक है एजाज साहब, ये एक जाहिर बात है चूंकि तैनातियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल में 16 तारीख तक जो है वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन किधर किधर जा रहा है। मतलब ये एक प्रोसेस है ना, अगले 16 सितंबर तक का जो सारा मामला है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसर्न्स हैं अभी तक कानूनी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से सख्तियाँ हो रही हैं, जिक्र किया पंचोता साहब ने, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर जाते हैं, पार्टी को छोड़ जाते हैं। सर ये 16 तारीख के बाद आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? ये सिलसिला यही रहेगा, बढ़ जाएगा, कम होगा, किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 16 सितंबर के बाद कोई और तूफान टूटने वाला है और कोई क़यामत टूटने वाली है। मेरा ये ख्याल है कि 16 सितंबर के बाद कोई इतना बड़ी पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी। देखिए जो पॉलिसी थी वो 9 मई का एक वाक़या हुआ, उसके ऊपर रिएक्शन आया सामने और बड़ा सख्त रिएक्शन आया। आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, एंटी टेररिज्म की कोर्ट में केस चल रहे हैं, दूसरी अदालतों में केसेस चल रहे हैं, बंदे उठाए गए हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स हैं वो पार्टी छोड़ गए हैं। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है। ये आप मंसूर भाई आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपने गुस्से का इजहार करती है किसी जमात के ऊपर तो फिर क्या होता है, इस मुल्क में बड़े कम लोग रह जाते हैं उस जमात के साथ। और ये सब कुछ माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो चुका है, और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। वो भी गलत था, गलत ये भी है। लेकिन अगर आप इसकी जस्टिफिकेशन देखें तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि जब इन्होंने वायलेंस किया तो उसका जवाब आएगा। तो एक मौका तो फ्राहम किया गया था 9 मई को, वो मौका
वो अलग बात है, उससे फ़ायदा ज़्यादा उठाया गया, इतना कम लोगों का कसूर था, शायद ज़्यादा लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया होगा, लेकिन एक्चुअली मौका तो उन लोगों ने फराहम किया जिन्होंने जाके आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर या कोर कमांडर के घर में दाखिल हुए, ट्रेस पास किया। लेकिन अब हकीकत ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर एक जमात जिसके लिए ज़मीन तंग की जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। ठीक है, अदलिया की तरफ से बाज़ एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कोई नरम रवैया रखते हैं, शायद 16 सितंबर के बाद वो इतने ज़्यादा ना हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। काजी फ़ाइज़ ईसा का जो इमेज है या उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा ये ख्याल है कि वो इमरान खान साहब के लिए इतनी खुशखबरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब आपका, नईम हैदर पंचोता साहब और अज़मा बुखारी साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।